चलिए बच्चों, कहाँ तक पहुंच गए थे हम? सेल साइकिल शुरू करना है आज। सेल स्ट्रक्चर वाला पोर्शन कंप्लीट कर लिया था, सेल डिवीजन सेल साइकिल शुरू करेंगे आज, है ना। पेपर कैसा गया आप लोगों का जो तुम लोगों ने दिया था? अच्छा, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, तुम लोगों ने कौन सा तैयारी करके दिया था? हाँ बेटा। हाँ, मॉडरेट भी गया था, अच्छी बात है ना। कितने आ रहे हैं? नहीं, वो तो कैटेगरी और स्टेट पे भी डिपेंड करता है थोड़ा सा, कि अगर आपके है बेटा। भाई अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो ठीक है, 610 से प्लस नंबर है तो आप सेफ है ना। तो नहीं है तो आप चुपचाप पढ़ते रहिए और आराम से तैयारी करिए, और अगले साल के लिए बस ये होता है कि भाई कमियों से सीखना होता है। सिंपल सी चीज ये है ना। और इस साल भी अगर मेहनत करते टाइम, तैयारी करते टाइम, अगर आप उसी लेवल का ही तैयारी करें कि भाई अगले साल आपके, इस साल 300 आ रहे हैं, अगले साल 400 आ रहे हैं, फिर अगले साल सोचो कि चलो इस साल 100 बढ़ा लिए मैंने, अगले साल मैं 500 ले आऊंगा या ले आऊंगी, फिर उसके बाद में 600, तो यूं करते करते बच्चा रिपीट ज्यादा कर लेता है। तो एक दो रिपीट लेना बुरी बात नहीं होती, आप इस बात को समझ लीजिए, सबसे पहली बात तो ये है। ठीक है। हाँ, बस इतनी सी चीजें मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ। ऐसा नहीं कि आप प्राइवेट कॉलेज भी लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एमबीबीएस की डिग्री मिलती है। लेकिन आप जब डॉक्टर बन के निकलेंगे ना, तो वहां से जो साथ में आपका ग्रुप निकलेगा, समझ रहे मेरी बात या नहीं? डॉक्टर्स का जो ग्रुप निकलता है, उस ग्रुप के साथ फिर देखना होता है कि भाई ये मेरे साथ के हैं, ये मेरे सीनियर है, मैं ये मेरा जूनियर है। समझ रहे मेरी बात या नहीं? इसलिए बच्चा इतना कंपटीशन करता है कि यार मेरे को अच्छा कॉलेज चाहिए, ताकि वो जब डॉक्टर बन के निकले तो उसके साथ का जो ग्रुप आए ना, वो भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स का आए, कम से कम सोसाइटी तो उसकी ठीक बने। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो डॉक्टर बनना और बहुत अच्छा डॉक्टर बनना, दोनों में फर्क है। नहीं समझ रहे? हाँ, तो इसलिए आप मेहनत करिए इस साल पूरे तबीयत से। पिछले साल तो चलो टाइम भी कम था हमारे पास, पेपर लेट हुआ था, इस बार तो हमारे पास टाइम भी पूरा पूरा है। बेटे को क्या हुआ है इसको? उठाओ इसको, उठाओ, क्या हो गया? बेटा फोर्थ फ्लोर पे जाओ ना, मेडिकल रूम के अंदर रेस्ट करो, जाके जाओ दवाई ले लो, जाओ। बाकी तो आज टॉपिक हम शुरू करेंगे बच्चे, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। मैं आपको बताऊं कि जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो आपको ये समझना है कि यहाँ जो सेल साइकिल या सेल डिवीजन की बात चल रही है, बाय डिफॉल्ट हम स्टार्टिंग किससे करेंगे? माइटोसिस से। डिवीजन दो टाइप के होते हैं, एक माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे प्रोकैरियोट वगैरह या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनमें बाइनरी फिजन भी होता है, जिसको ए माइटोसिस के नाम से भी जानते हैं हम। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लेकिन अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट किससे? माइटोसिस से। तो आप बताइए कि माइटोसिस या सेल साइकिल या सेल डिवीजन की जब हम बात करते हैं, तो इसमें दो फेजेस को आपको पढ़ना है। एक फेज का नाम है इंटरफेज और दूसरी का नाम है एम फेज। और आप बताइए कि जो एम फेज है, यही रियल डिविजनल फेज है, डिवीजन इसी में होता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और जो इंटरफेज है, इसमें क्या करोगे? आप बताओ, इसमें हम करेंगे प्रिपरेशन फॉर डिवीजन। डिवीजन के लिए प्रिपरेशन किसमें होती है? इंटरफेज में। इंटरफेज को हमने क्या किया, आगे तीन सब फेजेस में डिवाइड कर लिया। कितने में? जिसमें बोल रहे हैं G1 फेज, एस फेज और G2 फेज। सही है बात या नहीं? G1 फेज का मतलब क्या हो गया, बोलो? ग्रोथ फेज वन। एस मतलब सिंथेसिस, है ना। और G2 मतलब हो गया ग्रोथ फेज। आज के बाद नहीं बोलेंगे ये बात आप, जो अभी बोला है मैंने, ठीक है। जी मतलब यहाँ ग्रोथ नहीं है, जी मतलब यहाँ गैप है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? आज के बाद बोलना है G1 का मतलब है गैप फेज वन, और G2 का मतलब क्या है? गैप फेज टू। सही है बात या नहीं? पूछिए ऐसा क्यों? आप बताइए कि जी स्टैंड फॉर द ग्रोथ अगर आप कहेंगे, तो ग्रोथ शब्द जो है, कौन सा शब्द? ग्रोथ जो है बच्चे, ये बात चल रही है किसकी? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की। किसकी बात चल रही है? और आप बताइए, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? मतलब थ्रू आउट द सेल साइकिल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ चलती रहती है। तो आप G1 और G2 को ग्रोथ नहीं बोल सकते, ग्रोथ तो पूरे सेल साइकिल में चलेगी।
एनसीईआरटी लिखती है, जब आप इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, अभी पढ़ाऊंगा नहीं इंट्रोडक्शन में, आपको लास्ट में पढ़ाऊंगा इंट्रोडक्शन इसका, वहां एनसीईआरटी ने लिखा है कि सेल ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। कि जो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होती है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, शुरू होता है फिर कंटिन्यू चलता ही रहता है, रुकता नहीं है कहीं पर भी। हाँ, कम ज्यादा हो सकता है कि ग्रोथ कम हो रही है, कम ज्यादा हो रही है, लेकिन कंटिन्यूअस प्रोसेस है, रुकेगा नहीं। इसका मतलब ग्रोथ तो कंटिन्यू चल रही है। और यहाँ साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ से बाय डिफॉल्ट हमारा मतलब किससे है, हम बताएंगे मेटाबॉलिज्म से। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होने का मतलब है कि यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं। समझ पाए मेरी बात को आप या नहीं? तो आप बताइए, डिवीजन करती हुई सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, जिंदा है, मर नहीं गई, डिवीजन कर रही है। इसका मतलब अगर उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो इसका मतलब उसमें ग्रोथ भी हो रही है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एस फेज में क्या होगा, तो आप बताएंगे एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। यस और नो? बिल्कुल। तो डीएनए रेप्लिकेशन किसमें होता है, और गैप वन में क्या होता है? बताइए, साइटोप्लाज्मिक। अब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब यहां क्या है, बोलो, सेल ऑर्गेनल्स का डबल होना, सेल के सेल्यूलर कंपोनेंट्स का डबल होना, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, ये सब क्या हो रहे हैं, डबल हो रहे हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ का मतलब यहां है साइटोप्लाज्म के सभी कंपोनेंट्स का क्या होना, डबल होना। क्या एस फेज में भी ये चलेगा? बोलो यस। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं ना कि आपको मैंने कहा कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जो है वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बता रहा हूं कि भाई ये इंटरफेज है, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा ड्यूरेशन किसका है, इंटरफेस का। और इस इंटरफेस में क्या चल रही है, आप बताओ, साइटोप्लाज्मिक। और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हाँ या ना? तो ड्यूरिंग द साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब सेल में क्या होगा, बोलो, डीएनए का रेप्लिकेशन भी होगा। इसका मतलब इस टाइम पीरियड में जब डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो चल ही रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के साथ साथ डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? मींस इस टाइम पीरियड में अगर हम बात करते हैं तो क्या इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है, क्या इसमें साइटोप्लाज्म भी ग्रो कर रहा है, क्या दोनों काम साइमल्टेनियसली हो रहे हैं? एग्जैक्टली exactly. तो आप इंटरफेज में, लड़की खाना बंद कर, इंटरफेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, किसकी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ या मेटाबॉलिज्म की हम बात करें, तो वो कंटिन्यू चलता है, कंटिन्यू चलता है। इसका मतलब इंटरफेज में साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के कितने फेज हैं, तीन। बोलो, बिफोर द डीएनए रेप्लिकेशन, एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, एंड आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन से पहले की साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को बोला गया गैप वन, और डीएनए रेप्लिकेशन के बाद वाले को बोला गया गैप। और एट द टाइम ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ चल रही है, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से, पक्का? आगे बढ़ते हैं, यहां तक क्लियर है चीजें आपको? और सुनिए, एस फेज में आप बताइए कि अगर ये एनिमल सेल है, कौन सी सेल, तो सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। क्या होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है, लेकिन किसमें होगा, एनिमल सेल के अंदर। तो एनिमल सेल में डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ क्या हो जाता है, सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन होता है। और G2 फेज तक आते आते, बोलो, आपको जितना भी सेल डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्म की ग्रोथ करवानी होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो डिवीजन के लिए साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कहां होती है, इंटरफेज में। डिवीजन के लिए प्रिपरेशंस कहां होती हैं, इंटरफेज में। डिवीजन के लिए सेल ऑर्गेनल्स कहां डबल होते हैं, इंटरफेज में। डिवीजन के लिए डीएनए डबल कहां होता है, और सारी तैयारियां कहां होंगी, तो फिर डिवीजन कहां होगा, एम फेज में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। फिर आप बात करिए कि जब हम एम फेज की बात करते हैं तो एम फेज में हमें दो चीजों को याद करना है।
एक आप याद करेंगे कैरियोकाइनेसिस, क्या करेंगे, कैरियोकाइनेसिस, बोलो न्यूक्लियर डिवीजन, क्या बोलेंगे इसे, न्यूक्लियर डिवीजन में 4 फेजेस आपको याद करनी है। फर्स्ट प्रोफेज, सेकेंड मेटाफेज, थर्ड एनाफेज, फोर्थ टीलोफेज, और इधर दूसरा प्रोसेस जो है उसे हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस। तो बोलो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, सही है। इसमें 2 मेथड याद करो, एक तो याद करो सेल प्लेट मेथड, ये होता है इन प्लांट सेल, सही है, और दूसरा याद करो सेल फरो मेथड, और ये होता है इन एनिमल सेल। क्लियर है बात या नहीं? तो बताइए कि सेल साइकिल में 2 फेजेस हैं। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या उनको मेरी आवाज सुनाई दे रही है, वीडियो दिखाई दे रही है? अगर हाँ तो एक बार जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए, आप फुर्ती से रिप्लाई कर दीजिए अगर आप देख पा रहे हैं तो। ठीक है, अधिपा, नीतू, खुशी, रोहित, सबको दिखाई दे रहा है, सुनाई भी दे रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सेल साइकिल की फेजेस के बारे में आपको पढ़ना है, जिनको आज हम डिटेल करने वाले हैं। ये मैंने अभी बेसिक जानकारी दी है कि सेल साइकिल में हम क्या पढ़ेंगे। इंटरफेज पढ़ेंगे, इंटरफेज को 3 सब फेजेस में डिवाइड किया है, G1, S और एम फेज पढ़ेंगे। एम फेज में 2 है, कैरियोकाइनेसिस और फिर कैरियोकाइनेसिस को कितनी फेजेस में डिवाइड किया है, 4 फेजेस में। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? एक बात अपने दिमाग में डाल लेना आप, पूछो क्या, कि सेल साइकिल एक कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है। एक बार डिवीजन शुरू होता है तो कंटिन्यू चलता है। ये फेजेस तो हमने बनाई है अपनी स्टडी को इजी करने के लिए, अपनी स्टडी को इजी करने के लिए। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल, बढ़े आगे। ठीक है, जब सेल साइकिल की बात करते हैं तो एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग चलेंगे हम। एनसीईआरटी हमें सेल साइकिल का जो डायग्राम पढ़ा रही है उस पर बात करेंगे। आप बताइए कि जैसे सेल साइकिल है ये, इसमें आपको एक तो दिखनी है G1 फेज, एक आप बताएंगे एस, G2, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। सही है बात या नहीं? ये जो पोर्शन है ये कौन सी फेज है, ये सही है बात या नहीं? आप बताइए G1, S और G2, इन तीनों को आप क्या बोलेंगे? इंटरफेज। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए ये फेज कौन सी फेज हुई, बताइए लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, क्या बताएंगे हम? लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, इंटरफेज। यस और नो? अच्छे से। तो इंटरफेज इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल। अब आपको एनसीईआरटी से जब आप सेल साइकिल शुरू करते हैं तो एनसीईआरटी कहती है गर्दनें सबकी ऊपर होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपसे लिख के दे रही है, पेपर आपने कल भी अगर दे के आए हैं आपको तो आपको पता है मैं हमेशा एनसीईआरटी के गीत क्यों गाता हूं, है ना? 100 के 100 क्वेश्चन लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड एनसीईआरटी, एक लाइन वर्ड इधर से उधर नहीं। इवन ऑप्शन 4 जो है उनमें से कोई ऑप्शन भी इधर उधर से नहीं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो प्योर एनसीईआरटी बेस्ड रहिए बच्चे। नीट के लिए ज्यादा पढ़ना नहीं होता, नीट के लिए जितना पढ़ना होता है उसको अच्छे से पढ़ना है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? हाँ, तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा बोलता हूं मैं, पेपर टफ नहीं आता, कंपटीशन बहुत टफ है। जिन बच्चों ने पहली बार पेपर दिया है उनको मैं क्लियर कर दूं ये बात, कि अगर यहाँ पर क्वेश्चन मतलब सेल साइकिल पढ़ते टाइम अगर आप पेपर के जो क्वेश्चन आपके थे वो सॉल्व हो जाए तो मुझे एक बार थैंक यू जरूर बोल देना, क्योंकि प्योर एनसीईआरटी बेस्ड आया था। मैंने 11th क्लास के बच्चों को सेल डिवीजन पढ़ा दिया था आपको शुरू करने से पहले, उन्होंने पेपर सॉल्व कर दिया। हाँ, और एक बच्चा तो ऐसा है जो अभी मतलब 11th क्लास में आया ही है जस्ट, उसने काफी सारे टॉपिक पहले से पढ़ रखे थे मुझसे। समझ रहे मेरी बात या नहीं? यस और नो? 53 क्वेश्चन ठीक कर दिए उसने।
अभी 11th में आया ही है जस्ट थोड़े दिन पहले ही। तो आप सोचो कि आप क्या कर सकते हो। नहीं समझ रहे मेरी बात। हाँ, तो मैं हमेशा बोलता हूँ, बच्चा बस इसी बात पर अटक जाता है, अगर आ गया तो मैं कहता हूँ भाई अभी तक तो नहीं आया। और जब आया तो फिर ऐसा बाहर से आया, फिर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा, 2 बार ऐसा हुआ है। जब बाहर से आया, फिर ऐसा बाहर से आया, फिर किसी से सॉल्व नहीं हो रहा। वो कहे ना कि मेरे मैटर से हो रहा था, मेरे मटेरियल से हो रहा था, तो उससे ठीक पहले साल के मटेरियल में देखना कहीं कोई लाइन नहीं थी। तो जो बाहर से है फिर वो सबके लिए बाहर से है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं। तो इसलिए तैयारी को थोड़ा अपना एक्स्ट्रा फर्निश करिए अपने आप को बच्चे, एनसीईआरटी बेस्ड रहिए, उन चीजों को ज्यादा पढ़िए जो एग्जाम ओरिएंटेड है। ठीक है बात या नहीं। हाँ, और डिटेल हम करेंगे, बढ़िया से करेंगे, लेकिन कब करेंगे, जब हम मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, फिर हम किताबें पढ़ेंगे। अभी तो हमें केवल क्या पढ़नी है, एग्जैक्टली टेक्स्ट बुक पे ध्यान देना है। तो जब आप शुरू करते हैं ना एनसीईआरटी को पढ़ना, तो एनसीईआरटी आपको एग्जांपल देती है कि ह्यूमन सेल जो है, ह्यूमन सेल में सेल साइकिल जो है वो 24 आवर्स में कंप्लीट हो जाता है। कितने आवर्स में? तो आप बताइए इन 24 आवर्स में से 23 आवर्स किसके हैं? इंटरफेस के। और 1 आवर किसका है? समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? तो ह्यूमन सेल में टोटल 24 आवर्स हैं सेल साइकिल के, जिनमें से 23 घंटे किसमें लग रहे हैं? तो एनसीईआरटी ये बात लिख रही है कि मोर देन 95% टाइम स्पेंड इन इंटरफेस। यही एनसीईआरटी ने एग्जांपल हमें यीस्ट सेल का भी दिया है। किसका दिया है? यीस्ट सेल का एग्जांपल दिया है। और यीस्ट सेल में सेल साइकिल कितने मिनट में? 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। कितने मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है? 90 मिनट्स में कंप्लीट हो जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? तो बताइए जी1 फेज में क्या होता है? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। जी2 में, एस में, जी2 में, प्रोफेज में, मेटाफेज में, एनाफेज में, टीलोफेज में साइटोकाइनेसिस के दौरान हमेशा चलती रहती है क्या? हाँ, क्योंकि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज ए कंटिन्यूअस, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ एक मेटाबॉलिज्म है सेल का। हाँ, बस इतना है कि ये कम ज्यादा हो सकता है कि भाई साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ ज्यादा हो रही है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ कम हो रही है, हाँ या ना। लेकिन साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ रुकती नहीं है, क्योंकि डिवीजन करती हुई सेल डिवाइड कर रही है, मरी नहीं है, डेड नहीं हुई है। हाँ या ना, जिंदा तो है। जिंदा है तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है वो, ये ध्यान रखिए आप। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। तो आप बताइए जीवन फेज में हुई साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ क्या हुई? ये बात ध्यान रखना आप कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जी1 फेज में मैक्सिमम होती है। मींस सेल यहां हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव है। क्या है? तो बोलो, ड्यूरिंग इंटरफेस सेल हाईली मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्या बाकी जगहों पे सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है? बिल्कुल है। इंटरफेज में जरूरत से ज्यादा है। पूछिए क्यों? क्योंकि एक सेल से कितने सेल बननी है? आप सोचो, अगर एक सेल में 5 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो बनने वाली डॉटर सेल्स में भी ईआर कितनी कितनी होनी चाहिए? तो पहले उस 5 5 को बनाने के लिए 10 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मटेरियल तो आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? नहीं समझ रहे आप मेरी बात। मतलब हर कंपोनेंट आपको क्या करना है? तो जरूरत से ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा या कम होगा? वही तो हम बोल रहे हैं। समझ पा रहे हैं बात? यस और नो? अच्छे से? पक्का? बिल्कुल। यहां तक को प्रॉब्लम? बढ़ू मैं आगे? तो आप बताइए कि जब हम इंटरफेस की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जी1 जी2, फिर उसके बाद आगे की मैं फेजेस की बात करूं, तो आप बताइए प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। सही है बात या नहीं? आप बताइए कि यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? नहीं, ये है कैरियोकाइनेसिस। सही है बात या नहीं? और यहां से लेकर यहां तक ये है एम फेज। सही है बात या नहीं? अब आप सोचो, यहां से कोई सेल गई डिवीजन के लिए,
G1 में, फिर S में, फिर G2 में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस से कितने सेल बन गई? दोबारा फिर किस में आए आप? G1 फेज में। G1 किसका पार्ट है? वेरी गुड। आप मान लीजिए कि किसी सेल ने अभी अभी M फेज कंप्लीट की है, सही है बात या नहीं? अब बताओ इस सेल को फिर से किस में जाना है? M फेज में। मतलब मान लीजिए प्लांट बॉडी की कोई ऐसी सेल है जिसे लगातार डिवीजन करना है, और ऐसी सेल को हम मेरिस्टेमेटिक सेल कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंटिन्यू डिवाइड। यस और नो? यस और नो? कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटिन्यू क्या करती रहती हैं? डिवाइड करती रहती हैं। तो इस सेल को फिर से जरूरत है किसकी? डिवीजन की। उसको फिर से एम फेज में जाना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे उसने एम फेज कंप्लीट की, क्या किया? एम फेज कंप्लीट की, तो क्या एम फेज कंप्लीट करते ही वो नेक्स्ट एम फेज में एंटर कर जाएगी? नहीं। आप बताइए वो पहले किस में जाएगी, फिर उसके बाद? तो आप बताइए अगर कोई सेल कंटिन्यू क्या कर रही है? डिवीजन। यस और नो? तो आप कह सकते हैं कि फेज बिटवीन सक्सेसिव एम फेज। बायोलॉजी में जब भी ये शब्द आए ना सक्सेसिव, इसका मतलब होता है लगातार, एक के बाद एक। सीधे बैठेंगे भाई सबके सब। मुझे पता है आप 4-5 दिन के बाद आए हैं, और जिन्होंने नीट का एग्जाम नहीं दिया था खास करके आलस उनके में ही है। हाँ, क्योंकि 5 दिन से रेस्ट कर रहे हैं ना वो तो मैंने कही थी कि अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे मैसेज करिएगा आप। किसी ने नहीं भेजा। समझ रहे हैं बात या नहीं? तो यहां से समझ में आता है कि लेवल किस टाइप का चल रहा है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, कह रहे हैं यस सर। हाँ, एक इक्का दुक्का आए बच्चे, उसके अलावा तो कोई नहीं। ऐसा थोड़ी है कि आपको डाउट नहीं है। और अभी आप संडे को पेपर भी है आपका, सैटरडे या संडे को। तो फेज बिटवीन द सक्सेसिव एम फेज, क्या बोलेंगे? फेज बिटवीन द सक्सेसिव एम फेज। सक्सेसिव एम फेज का मतलब हो गया एक के बाद एक चलने वाली फेज के बीच का इंटरफेज हो गया। सही है बात या नहीं? यस और नो? ये एनसीईआरटी की लाइन है, ऐसे याद करनी है कि इंटरफेज इज द फेज और द इंटरवल बिटवीन द सक्सेसिव एम फेज। यस और नो? हाँ या ना? अच्छे से। फिर आप बताइए कि साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के साथ साथ एस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। यहां पर क्या होगा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो आप बताइए डीएनए की अमाउंट यहां क्या हो जाती है? डीएनए की अमाउंट यहां क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। यस और नो? बिल्कुल। इसको ऐसे समझो, बोलो हमारे पास कोई सेल है, ठीक है? इस सेल में बोलेंगे न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में बोलेंगे कि क्रोमेटिन फाइबर है। बोलो 1, 2, 3 और 4। कितने क्रोमेटिन फाइबर है? तो बोलो टोटल नंबर ऑफ क्रोमेटिन फाइबर तो है 4। कितने हैं? लेकिन हर एक क्रोमेटिन की कॉपी कितनी है? 2। बोलो 2 लंबे 2 छोटे। तो लंबे वाले कितने और छोटे वाले कितने? तो बताओ हर एक क्रोमेटिन की कॉपी कितनी? ऐसी सेल्स जिनमें क्रोमेटिन की 2 कॉपी होती है उनको क्या बोला जाता है? डिप्लॉइड सेल, 2n। सही है? मतलब n मतलब सिंगल कॉपी ऑफ द क्रोमेटिन, 2n मतलब 2 कॉपीज ऑफ द क्रोमेटिन। तो यहाँ क्रोमेटिन या क्रोमोसोम की कितनी कॉपी है? हर एक क्रोमेटिन की 2 कॉपी है, 2 लंबे 2। सही है। फिर आप बताइए कि 1 क्रोमेटिन, जब मैंने आपको क्रोमेटिन पढ़ाया था तो मैंने कहा था क्रोमेटिन कुछ और नहीं, डीएनए ही होता है। तो तेरे को कैसे पता होगा? तू तो क्लास भी नहीं आया था। पीछे क्या देख रहा है? तुझे कह रहा हूँ जिसके मास्क लगा हुआ है। अरे उसके बाद कहाँ आया था जब मैं क्रोमोसोम पढ़ा रहा था? हाँ जी सर। 1 क्रोमेटिन 1 डीएनए। बोलो एक क्रोमेटिन एक डीएनए ही होता है। क्या बोलेंगे? बात हुई थी हमारी, डीएनए हिस्टोन से पैक होता है, साथ में आरएनए और नॉन हिस्टोन होता है। इसे हम एक बेसिक डाई एसिटोकार्बिन से स्टेन करते हैं। डार्क स्टेन पार्ट हेट्रोक्रोमेटिन, और लाइट स्टेन पार्ट क्या होता है? यूक्रोमेटिन। सही है बात या नहीं? तो आप बताओ एक क्रोमेटिन एक डीएनए ही तो है, लंबा और पतला डीएनए क्रोमेटिन फाइबर। अब बताओ एक क्रोमेटिन की कॉपी कितनी?
तो आप बताओ फिर डीएनए की कॉपी कितनी? तो आप इसे 2C लिखेंगे। सी मीन्स कॉपी, दो मतलब दो हो गया, दो कॉपीज ऑफ द डीएनए। तो हर एक क्रोमेटिन की दो कॉपी है, इसका मतलब हर एक डीएनए की दो कॉपी है, क्योंकि एक क्रोमेटिन में एक डीएनए प्रेजेंट होता है। हाँ या ना? क्लियर है बात या नहीं? यस और नो? अब आप बताइए कि ये सेल गई किसमें? बोलो एस फेज में। एस फेज में क्या हुआ? डीएनए का रेप्लिकेशन। सही है बात या नहीं? तो डीएनए के रेप्लिकेशन के बाद जो हमारे पास सेल बनेगी, उस सेल के बारे में अगर हम बात करें, कॉपी कर लेते हैं ना, इसलिए मेहनत क्या करना है। इसके बारे में अगर हम बात करें, तो अब आप बताओ, हर एक क्रोमेटिन फाइबर में डीएनए की अमाउंट डबल हो चुकी है। डीएनए की अमाउंट, वन क्रोमेटिन टू डीएनए। सही है बात या नहीं? वन क्रोमेटिन टू डीएनए हो गए या नहीं हो गए? यस और नो? और दोनों डीएनए एक दूसरे पर उलझे हुए हैं, क्योंकि डीएनए राइट हैंडेड कॉइल्ड होता है ना। तो दो कॉइल्ड धागों को अगर एक साथ रखा जाए तो अपने ऊपर एक दूसरे के ऊपर क्या हो जाते हैं? तो आप बताइए, जो डीएनए है दोनों वो इंटरवाइंड है। तो बोथ डीएनए आर इंटरवाइंड टू ईच। बोथ डीएनए आर। अब आप बताइए कि यहाँ टोटल क्रोमेटिन कितने दिख रहे हैं? चार। वही केस, 2n = 4। यस और नो? लेकिन अब मुझे बताओ, एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना है? तो एक जैसे लंबे क्रोमेटिन कितने, एक जैसे छोटे क्रोमेटिन कितने, एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना? तो दो क्रोमेटिन में डीएनए। तो बताओ डीएनए की अमाउंट 4C होगी। इसलिए कहते हैं कि एस फेज में क्रोमोसोम के नंबर नहीं बढ़ते, लेकिन उसमें डीएनए की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। हाँ या ना? आप देखो, यहाँ क्रोमेटिन फाइबर कितने दिख रहे थे, यहां भी कितने दिख रहे हैं? यहां एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना है? बोथ डीएनए आर इंटरवाइंड टू ईच। बोथ डीएनए आर इंटरवाइंड टू ईच। तो एक दूसरे पर अगर दोनों डीएनए इंटरवाइंड है, तो इंटरवाइंड होने का मतलब है वो डीएनए थ्रेड है। तो टोटल क्रोमेटिन कितने? एक क्रोमेटिन में डीएनए कितने? तो टोटल क्रोमेटिन में डीएनए कितने? सिंपल बात है। हाँ या ना? लेकिन आप बताइए, ये तो हमने केस जो पढ़ा है वो एक डिप्लॉयड सेल के लिए पढ़ा। ये सेल कैसी पढ़ी हमने? लेकिन अगर यही सेल हैप्लॉइड हो तो, है ना? तो हैप्लॉइड सेल के लिए केस, बोलो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस में क्रोमेटिन फाइबर, एक लंबा एक छोटा। इसका मतलब हर एक क्रोमेटिन की कॉपी कितनी? हर एक क्रोमेटिन की कॉपी कितनी? एक ही कॉपी है। हाँ या ना? अगर हर एक क्रोमेटिन की एक ही कॉपी है, तो इसका मतलब ये सेल कैसी हुई? हैप्लॉइड। कैसे हुई? यहां बताइए कि वन क्रोमेटिन = 1 डीएनए। हाँ या ना? क्रोमेटिन टोटल कितने? एक की कॉपी कितनी? तो n = 2 लिखेंगे। सही है बात या नहीं? और एक क्रोमेटिन में डीएनए कितना? तो बताइए, कॉपीज अमाउंट ऑफ द डीएनए कितना आएगा? ओनली C। सही है बात या नहीं? क्योंकि लंबे क्रोमेटिन में एक ही डीएनए है, और छोटे क्रोमेटिन में भी। अब बताओ, एक क्रोमेटिन की कॉपी एक, एक क्रोमेटिन में डीएनए एक, तो डीएनए की अमाउंट C लिखेंगे। हाँ या ना? यस और नो? बिल्कुल। बेटा तू दोबारा सोना मत अब। हाँ, तुझे ही कह रहा हूं मैं। ठीक है, वरना क्लास से बाहर चलिए आप। उसके बाद फेज कौन सी आती है? एस फेज। एस फेज में क्या होगा? डीएनए का रेप्लिकेशन। अभी सो जाओ बच्चे, जिंदगी भर के लिए किस्मत सो जाएगी। और अभी जगे रहोगे तो जिंदगी भर के लिए किस्मत जगेगी। ध्यान रखिए ये बात। ठीक है ना?
भी आप ये बात ध्यान रखिए कि हमारे साथ ये फिक्स है कि नेचर में हर बंदे का टाइम आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और पता चले कि यही आपका टाइम चल रहा हो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? इसलिए बंदे को हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए। क्या पता उसकी मेहनत कब रंग लाए। और कहते हैं ना, मेहनत रंग लाएगी। तो रंग ऐसे नहीं लाएगी। हर बंदे, इतनी सारी पॉपुलेशन है तो हर बंदे का टाइम तो आता है। ये तो पक्का है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? और पता चले कि वही आपका टाइम चल रहा है और उस टाइम पे आप मेहनत नहीं कर रहे, फिर बाकी टाइम पे मेहनत करना फायदेमंद नहीं रहता। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और सिलेक्शन वाला साल एक ही होता है, ये भी दिमाग में डाल लो आप। चाहे किसी बच्चे ने 5 साल तैयारी करी हो, सिलेक्ट वो किसी एक साल ही होता है। नहीं समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप इसी साल को अपना सिलेक्शन ईयर क्यों नहीं बनाते? हाँ, उसके लिए थोड़ा एनर्जेटिक रहना पड़ता है बच्चे, कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है। खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद की विल पावर डाउन है, तो कैसे काम चलेगा? समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ, तो सिलेक्शन का साल कितना होता है? हाँ, और हर बंदे का टाइम आता है। तो बोलो, ये बोलो कि हो सकता है हमारा टाइम अभी चल रहा हो। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो अपना टाइम आएगा नहीं, आ चुका है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और टाइम आएगा तभी जब आप मेहनत करोगे। बातें करने से नहीं होता। क्योंकि जिसने ये गाना गाया उसका तो टाइम ऑलरेडी आया हुआ था। तो आप बताओ, एक क्रोमेटिन में डीएनए कितने हो जाएंगे? दो। तो आप बताओ, अब कंडीशन डबल हो गई डीएनए की। तो 1 क्रोमेटिन इज इक्वल टू कितने डीएनए? 2 डीएनए। 2 डीएनए तो एन इज इक्वल टू तो 2 ही दिख रहा है आपको, क्रोमेटिन फाइबर तो। लेकिन अभी एक क्रोमेटिन में डीएनए डबल है, तो इसका मतलब डीएनए की अमाउंट क्या हो गई है? तो बच्चों, अगर डिप्लॉयड सेल पढ़ते हो 2n2c, तो एस फेज के बाद वो 2n4c हो जाती है। और अगर आप हैप्लॉइड सेल पढ़ते हो एन और सी, तो एस फेज के बाद वो एन और 2c हो जाती है। मतलब डीएनए की अमाउंट उसमें क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यस और नो? यहां तक क्लियर है बात आपको? जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या उनको भी मेरी बातें समझ में आ रही हैं? अगर हाँ, तो जल्दी से रिप्लाई करेंगे मुझे, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। हम्म। रोहित, ईश्वर, नंदिनी, अधिवा, अभिषेक, सबका यस सर है। ठीक है बच्चों, निकिता भी यस सर बोल रही है, तो इसका मतलब समझ आ रही है चीजें। एक सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं। 2n = 4 और डीएनए की अमाउंट 2c। बोलो, ये मदर सेल है जो कि जीवन फेज में थी। ठीक है। सोनू भी कह रहे हैं भाई यूसी यस सर। ठीक है। 2n = 4 और डीएनए के अमाउंट एस फेज में क्या हुआ? नहीं, एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ। और आफ्टर एस फेज, G2 फेज में 2n = 4 और डीएनए की अमाउंट 4c हो गई। हाँ या ना? यस और नो? तो बोलो आफ्टर एस। आप एस फेज में थोड़ी ना 4c बोल दोगे। एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा। 4c कब बोलोगे? जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो बोलो आफ्टर एस फेज क्या हो जाएगा? हाँ, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब। तो G2 फेज में ये केस आ गया। अब आप एनसीईआरटी में आओ, पेज नंबर 163 पे। और अगर आप लोग के पास एनसीईआरटी नहीं है तो 127 नंबर पेज होगा, है ना? 163 पे आ गए? नीचे ना 3 डॉट हैं बोल्ड करके बीच में, जिसमें G1 S और G2 फेज लिखे गए हैं। उसके ठीक नीचे के पैराग्राफ की पहली लाइन को छोड़ दीजिए। दूसरी लाइन में लिखा है कि एस और द सिंथेसिस फेज mark the period during the which DNA synthesized or the replication takes place. During this time, the amount of DNA per cell, if the initial amount of DNA is denoted by 2c, then it increases to, however, there is no increase in the chromosome. आगे बढ़ो। If the cell has the diploid or the 2n number of chromosome at even after S phase, after S phase, during S phase नहीं है ना, आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से दूसरी बात समझो।
G1 को गैप फेज 1 बोला गया, या इसको मैं यहां लिखूं तो मैं गैप 1 लिखूंगा, और G2 को गैप फेज 2 लिखा गया, अगर इसको मैं यहां लिखूं तो मैं इसको गैप 2 लिखूंगा। हाँ या ना? ऐसा क्यों, इसको मैं क्लियर कर देता हूं। आप बताइए रियल डिवीजन वाली फेज कौन सी है? एम फेज, यस और नो? रियल डिवीजन वाली फेज कौन सी है? एम फेज। और ये क्या है? एस फेज में क्या होता है? आज के बाद बात दिमाग में डाल लीजिए कि अगर कोई सेल किस में एंटर कर गई तो पक्का एम फेज कंप्लीट करेगी। मतलब डिवीजन होने के लिए डीएनए रेप्लिकेशन होना एसेंशियल है। केवल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ से सेल डिवीजन नहीं होता। दिमाग में डाल लो ये बात। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? और आप बताइए कि अगर कोई सेल साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ के साथ साथ डीएनए को रेप्लिकेट करवा लेगी, डीएनए को भी, तो ये श्योर हो जाता है कि वो पक्का डिवाइड करके आएगी। ये वो श्योर हो जाता है कि पक्का डिवाइड। और अगर कोई सेल किस में एंटर कर गई, ईएस फेज में, तो ये पक्का है कि वो पक्का डिवाइड करके आएगी। हाँ या ना? आप बताइए जीवन फेज के बाद जब एस फेज शुरू होती है तो सबसे पहले डीएनए का इनिशिएशन होता है रेप्लिकेशन का। तो बोलो इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। सही है बात या नहीं? तो आप बताइए कि जैसे ही एस G1 से एस में एंटर करती है ना सेल, तो डीएनए रेप्लिकेशन का क्या हुआ है? इनिशिएशन हुआ है, कि डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट इनिशिएट हुआ है। हाँ या ना? उसके बाद बोलो एस फेज कंप्लीट हो रही है। क्या हो रही है? और उसके बाद कौन सी फेज आएगी? तो बोलो एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। क्या बोलेंगे? एंड ऑफ डीएनए। अब आप बताओ डिवीजन कहां होता है? डिवीजन के लिए कौन सी फेज जरूरी है? अब याद करिए, बोलो एम फेज और इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का गैप होता है गैप 1। किस किस के? बोलो एम फेज, इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन के बीच का गैप क्या होता है? ये एनसीईआरटी ने लिखा है। अभी जहां से लाइनें पढ़ी थी आपने, एक लाइन छुड़वाई थी मैंने आपको। तो कह रहा है कि G1 फेज कॉरस्पॉन्डिंग द इंटरवल between the mitotic means M phase and the initiation of DNA replication। मतलब M phase और initiation of DNA replication के बीच का गैप कौन? तो बाय डिफॉल्ट याद कर लो कि एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन और M phase के बीच का गैप कौन? समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से? कोई प्रॉब्लम? बढ़ू आगे? यहां तो कोई दिक्कत किसी को? पक्का है ना? कोई ऐसी बात जो लगे समझ नहीं आई तो बताओ। पढ़। हाँ मतलब पर सेल, मतलब ये एक ही तो सेल चल रही है, उसी सेल के अंदर डीएनए की अमाउंट डबल हो गई है। एक क्रोमेटिन फाइबर में डीएनए क्या हो गया है? डबल। लेकिन क्रोमोसोम या क्रोमेटिन नंबर तो वही चल रही है ना, 2n=4। बस। ऑनलाइन वालों को कोई बात? आगे बढ़ते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा ड्यूरिंग सेल साइकिल, जैसे आप एक बात सोचो कि अभी आप कोई गेम खेल रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्रिकेट खेल रहे हैं, सही है? तो आपकी बॉलिंग आने वाली है तो आप क्या ढूंढोगे? एग्जैक्टली। और आपकी बैटिंग आने वाली है तो क्या ढूंढोगे? वही कह रहा हूं मैं बच्चे, जो भी फेज शुरू होती है उससे पहले उसके कंपोनेंट आपको जो रिक्वायर्ड है वो जरूरी आपके हाथ में होने चाहिए। फिर बैटिंग करने जा रहे हो तो बिना, हाँ तो पहले ही बोल देता बेटा, शर्माना नहीं है। शर्माना है तो रुमाल रखना है, घूंघट निकालो फिर पूछ लो, लेकिन पूछना कंपलसरी है। क्योंकि काउंट हमेशा क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमेटिन फाइबर तो काउंट ही नहीं कर सकते आप। मैं कहता हूं एक सेल है, एक सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये क्रोमेटिन है, बता कितने हैं? आप बता कितने हैं? है बेटा? ये कैसे पता चला तेरे को? क्रोमोसोम बनाता है तो तूने काउंट क्रोमेटिन की है या क्रोमोसोम? इसलिए हमेशा काउंटिंग किसकी लिखी जाती है?
हालांकि सेल में तो क्रोमोसोम होते ही नहीं, डिवीजन के दौरान क्रोमोसोम बनते हैं। इसलिए काउंटिंग शब्द जब भी आएगा ना कि भाई इतने क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर, तो क्रोमेटिन नंबर तो हम बोल ही नहीं सकते क्योंकि नेट होता है वो। हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब 23 पेयर्स हैं, इसका मतलब हर एक क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, पेयर में ही होंगे, तभी तो क्रोमोसोम पेयर में बन रहे हैं। और बोलो। बस। हाँ बेटा। और सुना क्या हाल है? चले भाई आगे चले, काम की बात है, जो पढ़ाया उसमें को डाउट है तो बताओ। है ना, जब मैं कह दूं कि भाई 163 नंबर पेज पूरा हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं, इंटरफेस कंप्लीट हो गई, आगे बढ़ते हैं, फिर आप करना कि भाई ये तो बात बताई नहीं गुरुजी आपने। है ना, अभी के लिए थोड़ा वेट करिए, चले यहां तक। अब आप समझो कि हमेशा याद रखो कि नेक्स्ट फेज शुरू होने से पहले हम प्रीवियस फेज में नेक्स्ट फेज के लिए कंपोनेंट्स को रेडी करते हैं। अगर आप डीएनए रेप्लिकेशन एस फेज में करवाते हैं, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स जो हैं उनकी तैयारी तो आप जीवन फेज में ही करोगे। हाँ या ना? फिर उसके बाद आप कौन सी फेज में आए? आप ये सोच के देखो कि डीएनए रेप्लिकेशन होने के जस्ट बाद प्रोफेज क्यों नहीं शुरू हो गया, बीच में हमें G2 वाला गैप क्यों लाना पड़ा? तो आप बताइए कि प्रोफेज शुरू करने के लिए जो कंपोनेंट्स है ना, क्या शुरू करने के लिए, प्रोफेज शुरू करने के लिए जो कंपोनेंट्स हैं उनको G2 में बनाया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? अब सेल डिवीजन शुरू हुआ, ये कैसे पता चले? बोलो, स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन से। किसके फॉर्मेशन से? स्पिंडल फाइबर के फॉर्मेशन से। और आप बताइए कि जब स्पिंडल फाइबर फॉर्म होते हैं, कौन? तो स्पिंडल फाइबर बनते हैं टिबलिन प्रोटीन से। जिससे, तो आप बताइए G2 फेज में टिबलिन प्रोटीन का क्या होगा? टिबलिन प्रोटीन का क्या होगा? सिंथेसिस। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि जो टिबलिन प्रोटीन G2 फेज में बनेगा वही तो एम फेज में, प्रो फेज में किसको बनाएगा? स्पिंडल फाइबर्स को। किसको बनाएगा? आप एनसीईआरटी पेज नंबर 163 पे आइए, बिल्कुल लास्ट की लाइनों में जाइए। अब इसको लग गया कि अब मेरे को भी एनसीईआरटी खोल लेनी चाहिए, नहीं? मैं हमेशा कहता हूं बच्चे की एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, समझ ही नहीं आती। जब तक समझ आती है फिर तब तक कह रहे होते हैं कि सर अब मैं बीडीएस कर लूं। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, डॉक्टर बनना मुश्किल थोड़ी है। मतलब कॉलेज में जाना मुश्किल नहीं है, उसके बाद आपको मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन कॉलेज में जाना मुश्किल नहीं है। नीट का पेपर टफ नहीं आता बच्चे, कंपटीशन ज्यादा है, ये मैं मानता हूँ। समझ रहे हैं मेरी? अप्रॉक्स 21 लाख बच्चे बैठे हैं इस बार, अप्रॉक्स। भाई जितने इतने फॉर्म भरे गए हैं, हमेशा इतने नहीं बैठते, ये भी फिक्स है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो 21 लाख फॉर्म भरे गए, तो आप ये समझिए कि अराउंड 19 लाख 20 लाख के आसपास तो बच्चे बैठे होंगे। तो कंपटीशन जो है वो क्या है, ज्यादा है, पेपर टफ नहीं आता। और कंपटीशन में हमेशा कौन जीतता है? जो स्मार्ट स्टडी करता है, सही तरीके से चलता है, जो प्लस पॉजिटिव करके आता है। ये सिलेक्शन इस बात पे आपका टिका ही नहीं कि आपने नेगेटिव कितने किए, सिलेक्शन तो इस बात पे टिका है कि आपने पॉजिटिव कितने किए, और उसके लिए थिंकिंग पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ, तो 163 नंबर पेज पे आइए। इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज, लास्ट की लाइनें हैं, डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस इन द एंड द सेंट्रियोल डुप्लीकेशन इन। मतलब ये है कि एस फेज में एनिमल सेल के अंदर सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होगा। हाँ या ना? अब सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होगा कौन सी फेज में, कौन सी सेल्स में? क्योंकि प्लांट सेल्स में तो सेंट्रियोल ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है, कुछ में प्रेजेंट है। हाँ या ना? फिर लास्ट की लाइन में क्या लिखा है? ड्यूरिंग G2 फेज प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ while the cytoplasmic growth continuous। मतलब साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ तो पूरे सेल साइकिल में कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन जिस प्रोटीन से स्पिंडल फाइबर बनने हैं, वो प्रोटीन का नाम क्या है? वो कौन सी फेज में सिंथेसाइज होगी? G2 फेज के अंदर। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, पक्का? बढ़ू आगे? हाँ जी। एस फेज में
एस फेज में तो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है ना। मैंने अभी क्या बोला आपसे कि भाई एक प्रोसेस, उसका अगला प्रोसेस शुरू करने से पहले की तैयारियां हम फर्स्ट फेज में करेंगे। अब आप बताइए कि क्या यहां ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं था? था। क्या यहां साइटोस्केलेटन नहीं था? था। क्या यहां सेंट्रियोल नहीं थे? लेकिन अब हमें स्पिंडल फाइबर अरेंज करने के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन की और ज्यादा जरूरत है। सही है बात या नहीं? और वो ज्यादा जरूरत कहां पर है? प्रोफेज में। तो प्रोफेज से ठीक पहले हम किसका सिंथेसिस कर रहे हैं? दूसरी बात, अब ये कह रही है कि न्यूक्लियस के अंदर तो चल रहा है डीएनए रेप्लिकेशन, तो साइटोप्लाज्म में साइमल्टेनियसली क्या चल जाता? ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। हाँ या ना? लेकिन आप ये भी सोचो कि प्रोटीन सिंथेसिस करवाता कौन है, और डीएनए से क्या बनता है? आरएनए। और अभी क्या हो रहा है एस फेज में, डीएनए से आरएनए कम और डीएनए से डीएनए ज्यादा बन रहा है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो इसलिए उन्होंने पहले क्या कंप्लीट करवाया, और उसके बाद जो रिक्वायर्ड प्रोटीन्स की अमाउंट हमें ज्यादा चाहिए, फिर वो ज्यादा बनवाई। क्लियर है बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, पक्का? और सुनिए, अब आप बताइए, जैसे कोई सेल है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। मान लेते हैं कि अपने पास ना कोई ये सेल है, बोलो मदर सेल। इस सेल ने सेल डिवीजन किया और डिवीजन करके कितनी सेल बनाई? क्या दोनों मदर सेल का साइज, दोनों डॉटर सेल का साइज मदर सेल के इक्वल है? ये जो सेल है ये मदर सेल है, और ये जो सेल्स हैं ये डॉटर सेल्स। सही है बात या नहीं? यस और नो? नहीं रोहित, नहीं 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 नहीं, हमेशा ऑलवेज टर्म तो बायोलॉजी में सोच समझ के लगता है। ऑलवेज, समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? ऑलमोस्ट, ये शब्द सोच समझ के लगते हैं, हमेशा नहीं। वो कह रहा है कि ट्यूबुलिन प्रोटीन सिंथेसिस हमेशा ही G2 फेज में होता है, बोलो नहीं, नॉर्मल फेजेस में भी होता है। लेकिन यहां ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस कुछ ज्यादा होता है, क्योंकि हमें क्या करना है, इससे स्पिंडल फाइबर बनाने हैं। क्या बाकी नॉर्मल कंडीशन में ट्यूबुलिन नहीं बनता होगा? बनता होगा ना यार। सही है बात या नहीं? तो मदर सेल ने डिवाइड करके कितनी सेल बनाई? क्या दोनों सेल्स का साइज मदर सेल के इक्वल है? नहीं है। तो सेल अपना साइज इंक्रीज करने के लिए, बोलो, एलोंगेशन करेगी। क्या करेगी? एलोंगेशन करेगी। और एलोंगेशन से अपने साइज को मदर सेल के क्या करेगी? एलोंगेशन का मतलब यहां हो गया क्या? साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। ये कौन सी फेज में चलेगी? जीवन में। हाँ या ना? इसका मतलब साइटोकाइनेसिस करते ही सेल किस में एंटर करती है, और जीवन में क्या करेगी, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करके अपना साइज क्या कर लेगी, और मदर सेल के। अब बताइए, जिस सेल को तो करना होगा डिवीजन, जिस सेल को तो करना होगा, वो तो आगे एंटर करेगी किसमें, और जिसको डिवीजन, वो बोलो यहीं रुक जाएगी। स्टॉप इन जीवन। और इसी फेज को हम क्या बोल देते हैं? इसका मतलब डिवीजन के ठीक बाद, आज से 2 साल पहले एग्जाम में क्वेश्चन था कि आफ्टर साइटोकाइनेसिस सेल एंटर्स इनटू, या आफ्टर एम फेज सेल एंटर्स इनटू, तो आंसर सीधा ही था हमारा, क्या? जीवन फेज। कि सेल जीवन फेज में एंटर करती है। कहां एंटर करती है? और जब जीवन फेज में एंटर करती है, तो जीवन फेज में जितनी उसको जरूरत है उतना वो अपना साइज इंक्रीज करेगी, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ करेगी, जब उसके कंपोनेंट्स मदर सेल के क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, तो उसके बाद एस फेज में तब जाएगी जब उसको डिवीजन करना है। और अगर डिवीजन नहीं करना तो जीवन में ही रुक जाएगी। यस और नो? और आप बताइए, रुकी हुई जीवन को ही हम क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? अब आप बताओ कि भाई आप सेल साइकिल में चल रहे थे यूं जीवन फेज के अंदर, चलते चलते ठीक आगे एस फेज आप यहीं रुक गए, तो ये रुकी हुई जीवन क्या है? लेकिन फ्यूचर में अगर डिवीजन की जरूरत पड़े तो बोलो, जहां से आपने काम बंद किया था वहीं से शुरू करो और एस फेज में एंटर हो जाओ, और डिवीजन फिर से बिगिन हो जाएगा। हाँ या ना? इसलिए जी नॉट के ऊपर एनसीईआरटी ने यूं करके एरो लगाया है, क्योंकि जी नॉट में जाने के बाद सेल फिर से सेल साइकिल में एंटर कर सकती है, सेल साइकिल को फिर से शुरू कर सकती है। इसका मतलब जी नॉट जो है वो एक टेम्परेरी पॉज है। कैसा है?
क्या जी नॉट की सेल्स डेड हो गई हैं? क्या जी नॉट की सेल्स डेड हो गई हैं? इतना पढ़ोगी बेटे तो कैसे काम चलेगा? तपस्या में लीन नहीं होना अपने को। हाँ जी, क्लियर है ना बात आपको? यस और नो अच्छे से। तो क्या जी नॉट की सेल डेड हो गई है? क्या मेटाबॉलिकली एक्टिव है? एग्जाम का क्वेश्चन था इस बार, है ना? सेशन रीजन में आया था, सेशन में मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि सेल्स ऑफ द जी नॉट फेज आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। हाँ बोलो, मेटाबॉलिकली एक्टिव, जिंदा है, तभी तो दोबारा डिवीजन कर सकती हैं। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? लेकिन कुछ सेल्स परमानेंट पोज में भी चली जाती है, जैसे न्यूरॉन्स की बात कर लो आप, न्यूरॉन्स में परमानेंट पोज आता है। हार्ट की जो सेल्स होती हैं जो लगातार क्या करती रहती हैं, अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती है, मसल्स, है ना? वो भी जी नॉट में परमानेंट में होती है, दोबारा डिवाइड नहीं करती हैं। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? यस और नो? इसलिए आपको बताना है कि जी नॉट फेज कैसा फेज है। अब एक बात समझना, एनसीईआरटी ने ना जी नॉट फेज यहाँ दिखाई है इस जगह पे, क्या यहीं आएगी? जरूरी थोड़ी है। यहाँ 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 कहीं भी एस फेज से पहले कहीं भी आ सकती है जी नॉट फेज। बोलो, पूछो कैसे? जब तक सेल अपना साइज मदर सेल के क्या ना कर ले, तब तक हो सकता है उसने अपना कंपोनेंट शुरू में ही डबल मतलब बराबर कर लिया हो, तो यहीं रुक जाएगी। और अगर थोड़ा आगे चल के किया तो यहाँ रुक जाएगी, थोड़ा आगे करा के किया तो यहाँ रुक जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? तो जी नॉट फेज पूरे जीवन में कहां पर बनाओ, इससे कोई जरूरी बात ये है कि भाई आप जी नॉट फेज को बनाओ, बनाओ कहीं पर भी चलेगा काम। समझ पाए मेरी बात या नहीं? और आप बताइए, एनसीईआरटी ने जी नॉट फेज को क्यूसेंट लिखा है, क्यूसेंट। क्यूसेंट का मतलब होता है शांत। तो बोलो, ऐसी अवस्था जो डिवाइड नहीं कर रही, ऐसी फेज जो डिवाइड, उसे क्यूसेंट फेज कहते हैं। और यहाँ की सेल्स मेटाबॉलिकली क्या होती हैं? एक्टिव। क्लियर बात? कोई दिक्कत? कोई ऐसी बात जो लगे कि समझ नहीं आई तो खड़े हो जाओ। हाँ जी। सेल तो मेटाबॉलिकली एक्टिव है ना, जी नॉट फेज में सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव है। परमानेंट पॉज है इसका मतलब वो डिवाइड नहीं कर रही, बस बाकी काम तो कर रही है ना। उनमें डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, प्रोटीन, सेल ऑर्गेनल सब प्रेजेंट है। समझ रहे हैं बात या नहीं? न्यूरॉन्स अगर डेड होती तो कंडक्शन कैसे करती है इंपल्सेस का? और बताओ, ऑनलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको कोई डाउट हो तो बताओ भाई। सभी ने यस सर नो सर लिखा है, इसका मतलब कोई डाउट नहीं है। फिर भी एक बार हो किसी को तो मुझे लिख दो बच्चे, ताकि मैं आगे फिर प्रोफेस शुरू करूं। बेटा मुझसे पूछ, कोई भी डाउट है मुझसे बात करो आप। पड़ोसी से बात करने की फीस तो भरी नहीं तुमने। नो लॉन्गर प्रोलिफरेट का मतलब होता है आगे डिवीजन नहीं करेगी, अपने काम नहीं करेगी। सेल डिवीजन करना काम है मेरिस्टेमेटिक सेल्स का या किसी सेल का। तो अगर कोई सेल डिवीजन नहीं कर रही, मतलब जी नॉट फेज फेज में चली गई, तो नो लॉन्गर प्रोलिफरेट मतलब अपना काम छोड़ देगी, डिवीजन करना छोड़ देगी। और बताओ। जीवन में आएगा ना बेटा। जैसे आप सोचो, यहां तक आके तो अपने साइज को आपने मदर सेल के इक्वल किया है, लेकिन उसके बाद आप ये सोचो कि एस पे शुरू करने के लिए कंपोनेंट तो डबल करने पड़ेंगे या नहीं? हाँ जी। नहीं, मेटाबॉलिज्म थोड़ी बंद होगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, और साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ इन द टर्म्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मैंने सबसे पहले बात ही यही समझाई थी कि जब भी साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ की बात आए, आप समझना कि कंटिन्यूअस प्रोसेस है और क्या है। बस ये ध्यान रखना कि उसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होगा। सेल मेटाबॉलिकली तो एक्टिव है। नहीं नहीं, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ को आप ऐसे क्यों समझ रहे हो कि अपना वॉल्यूम बढ़ा रही है? आप ये समझो कि नए प्रोटीन्स बनाए जा रहे हैं सेल के अंदर जिंदा रहने के लिए, नए लिपिड्स का सिंथेसिस हो रहा है, ईआर से लिपिड और प्रोटीन बन रहे हैं, वो गोल्जी बॉडी को दिए जा रहे हैं। अपने लिए एंजाइम और हार्मोन तो बनाएगी ना सेल मेटाबॉलिज्म को चलाए रखने के लिए, या नहीं? और बताओ। बोलो फिर पुरानों का क्या होगा? बोलो, लाइसोसोम बैठे है ना डाइजेस्ट करने के लिए। बढ़े भी आगे? यहां तक क्लियर है सबको? चलो फिर, ऑनलाइन वाले सारे बच्चों ने बोला है कि किसी को डाउट नहीं है, इसका मतलब बढ़िया पढ़ा दिया मैंने, है।
आगे बढ़ते हैं आप। अब बात करते हैं अपने एम फेज की। किसकी बात करते हैं? एनसीईआरटी क्या कह रही है इसको पता है? एम फेज की पहली लाइन पढ़ो तो एनसीईआरटी कहती है मोस्ट ड्रामेटिक फेज। ड्रामे चलते हैं खूब सारे। पूछो क्या? बोलो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स की तरफ आते हैं, ईआर गोल्जी बॉडी लाइसोसोम सब डिसॉल्व हो जाता है, और जैसे ही सेल डिवीजन कंप्लीट होता है वो लोग सब फिर से बन जाते हैं। मतलब मैक्सिमम कंपोनेंट ऑफ द सेल मैक्सिमम रीफॉर्म होते हैं, पहले डिसॉल्व होते हैं और फिर से रीफॉर्म होते हैं। बोलो मल्टीपल ड्रामे चलते हैं, और ड्रामे चलने की वजह से इस फेज का नाम क्या है? ड्रामेटिक फेज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? दूसरी बात, कभी आप लोगों ने ट्रेवल किया बाई रोड, बाय कार, बाय ट्रेन? प्लेन इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि उसमें इंटरनेट सर्विस नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? है बेटा? अच्छा ठीक है भाई, इतना ज्ञान नहीं है मेरे पास जितना तेरे पास है बेटा, है ना? वो जियो में सीयू है ना भाई, मेरे को पता नहीं था इसका, सॉरी। तो अब आप ऐसे समझो कि भाई हम जब बात करते हैं ना, भाई आप बाई कार, बाय ट्रेन, बाय बस ट्रेवल करते हैं, तो आप क्या है कि आप एंटर कर रहे हैं मध्य प्रदेश से राजस्थान में। यहां एक बोर्ड लगा हुआ है जिसपे लिखा है कि भाई मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त और राजस्थान की सीमा प्रारंभ। सही है बात या नहीं? जहां वो बोर्ड लगा है क्या जमीन पे लाइन है? लेकिन मैप पे है। जो मैप आपने बनाया है ना वहां पर लाइन, लेकिन जमीन पे लाइन। इसका मतलब जमीन तो कंटिन्यूस है, लाइनें हमने खींची। ऐसे बताओ, सेल डिवीजन तो कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, लाइनें तो हमने बनाई है। ये जो बीच में लाइनें दिख रही है ना आपको, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, लाइनें किसने खींची? हाँ, सेल डिवीजन थोड़ी जगह ऐसा होगा। तो बोलो सेल डिवीजन एक कंटिन्यूस चलने वाला, इसमें कोई क्लियर कट लाइन नहीं है बीच में जहां आप डिफाइन कर पाओ कि भाई ये फेज पूरी हो गई और ये फेज शुरू हो गई, ये फेज कंप्लीट और ये फेज शुरू हो गई। ऐसा बीच में कोई क्लियर कट लाइन नहीं है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? लाइनें किसने खींची हैं? क्यों? ताकि हम हमारी स्टडी को क्या कर पाए। कैसे? आप बताओ सर, एक ना पैराग्राफ अभी इतना बड़ा हमें पढ़ने के लिए दे दो, और दूसरा हमें पॉइंट्स बना के दो, तो आपको ज्यादा इजी क्या लगता है? बस वही तो काम हमने किया यहाँ पर, कि पूरे सेल साइकिल को हमने अलग अलग फेजेस में, अलग अलग पॉइंट्स में डिवाइड कर लिया, ताकि इजिली हमें क्या हो जाए, वो समझ में आ जाएगा। समझ रहे हैं बात या नहीं? और एम फेज की लास्ट की लाइनों में यही लिखा हुआ है कि इट इज वेरी essential to understand that cell division is a progressive means continuous चलने वाला प्रोसेस है, and very clear cut lines cannot be drawn between the various stages of the cell cycle। फिर लाइनें हमने खींच दी हैं। क्यों खींच दी? ताकि अपने स्टडी को हम क्या कर पाए, आसान कर पाए। समझ पाए हैं बात या नहीं? अरे हाँ ना तो बोल दो। चलो फिर आगे बढ़े। चलिए, अब बताइए, हमारे पास कोई सेल है ये जीवन फेज में, इसका ये न्यूक्लियस है, क्या है ये? न्यूक्लियस है। और ये जो सेल है बच्चे, इसके अंदर जो क्रोमेटीन फाइबर है, वो जब डिवीजन करेंगे तो आगे फेज में जाएंगे। तो आप बताइए कि सबसे पहली फेज का नाम है जीवन फेज। जीवन फेज के बाद सेल जाती है किसमें? और एस फेज के बाद G2 फेज आता है। और एस फेज में हम बताते हैं कि डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन। सही है बात या नहीं? तो यहां अगर मैं डीएनए रेप्लिकेशन लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सही है बात या नहीं? आप बताइए, जीवन फेज में एक सेल है, इसमें क्रोमेटिन फाइबर है 4, 2 छोटे और 2। सही है बात या नहीं? जीवन फेज में आप बताइए कि 1 क्रोमेटिन, डीएनए कितने? 1।
सही है बात या नहीं? और सेल है बोलो 2n = 4 और डीएनए की अमाउंट 2c। 2n = और डीएनए के अमाउंट, क्योंकि एक क्रोमेटिन में डीएनए एक है, एक जैसे क्रोमेटिन तो एक जैसे डीएनए भी दो है। हाँ या ना? एस फेज में जब डीएनए का क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ, तो रेप्लिकेशन से आप बताइए हर एक क्रोमेटिन में डीएनए की अमाउंट डबल हो गई। सही है बात या नहीं? तो यहां आप बताएंगे कि 1 क्रोमेटिन = 2 डीएनए। हाँ या ना? और साथ ही साथ बोलिए कि 2n = और डीएनए के अमाउंट 4c। और इस फेज का नाम क्या रखोगे? G2 फेज। तो आफ्टर एस फेज डीएनए की अमाउंट पर सेल क्या हो जाती है? डबल, लेकिन क्रोमोसोम नंबर वही रहते हैं। हाँ या ना? इसके बाद हम जब शुरू करते हैं किसको? एम फेज को। तो सबसे पहली फेज का नाम क्या है? सबसे पहली पहली फेज का नाम क्या है? प्रोफेज। सही है बात या नहीं? आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम प्रोफेज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? किसकी बात करते हैं? यस और नो? तो क्लियर कट लाइन तो है ही नहीं, तो हम कैसे पढ़ें? बोलो, हम फेजेस को क्या करते हैं, अर्ली और लेट फेज में डिवाइड करके पढ़ते हैं। फेज के इवेंट शुरू हुए बोलो अर्ली, पूरे हुए बोलो लेट। क्योंकि एक फेज का एंड दूसरे फेज का, आप ये सोच के देखो कि जो बोर्ड होता है ना बच्चे, दो स्टेट्स के बीच में, तो उसमें लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की सीमा समाप्त, राजस्थान की सीमा प्रारंभ। इसका मतलब एक का अंत दूसरे का। हाँ, ऐसा थोड़ी है कि भाई यहाँ बोर्ड है कि मध्य प्रदेश का अंत और उसके 1 किलोमीटर बाद बोर्ड लगा हुआ है कि भाई राजस्थान का प्रारंभ, तो बीच वाला एरिया किसका? नहीं समझ रहे आप मेरी बात? हाँ या ना? वही मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको। बाकी आपके पास बातें बहुत सारी है बच्चे, मैं आपसे थोड़ी जीत सकता हूँ। आप जितना दिमाग मेरा काम ही नहीं करता। लेकिन मुझे पता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाना है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो कमेंटबाजी में मेरे को ज्यादा फोकस नहीं है मेरा। ठीक है बात या नहीं? तो बोलो, एक फेज का एंड दूसरे फेज का स्टार्ट है। तो बताओ कि जब ये प्रोफेज के इवेंट शुरू होंगे तो उसको तो बोल देंगे हम अर्ली। हाँ या ना? और जब ये खत्म होकर अगली फेज की तरफ जाएगा तो उसको क्या बोल देंगे? तो इसे हम अर्ली और लेट के नाम से पढ़ेंगे। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। ठीक है प्रोफेज। प्रोफेज में होता क्या क्या है, सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा हमें कि प्रोफेज में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। आप बताइए, प्रोफेज में ना सबसे पहला काम, क्रोमेटिन कंडेंस टू फॉर्म कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम। एक तो ये काम होगा कि जो क्रोमेटिन है वो क्या होगा, और कंडेंस होकर क्या बनाएगा? हाँ, क्रोमेटिन कॉम्पैक्ट है, कंडेंस होकर क्या बनाएगा? सही है बात या नहीं? हाँ या ना? भाई साहब सीधे बैठेंगे। सही है बात या नहीं? दूसरा, जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल थे ना एस फेज में, हाँ या ना, वो अपोजिट पोल की तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे? बोलो, स्पिंडल फाइबर्स आर अरेन्ज्ड एंड डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। दोनों पोल्स की तरफ सेंट्रियोल चल पड़ेंगे।
ठीक है बात या नहीं? फिर और बताओ, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, आर डिसअपियर। सही है बात या नहीं? और साथ ही साथ याद रखो, बोलो इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलीज लाइक ER, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिसॉल्व या फिर डिसअपियर। ये सारे काम कहाँ होते हैं? प्रोफेज में। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा, सीधे बैठेंगे सभी सभी। क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाएगा प्रोफेज में। स्पिंडल फाइबर अरेंज होंगे प्रोफेज में। न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी सब डिसॉल्व होंगे प्रोफेज में। समझ रहे हैं बात या नहीं? हाँ या ना? इन सब के सामने लगा दो स्टार्ट। क्रोमेटिन कंडेंसेशन स्टार्ट, स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियोलस, ER, गोल्जी बॉडी डिसअपीयरिंग तो अर्ली। सब कंप्लीट कर दो। क्रोमेटिन कंडेंस फॉर्म टू कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम, न्यूक्लियर एनवलप कंप्लीटली डिसअपियर। हाँ या ना? ER, गोल्जी बॉडी डिसॉल्व एंड स्पिंडल फाइबर्स अरेंज। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? अच्छे से, अच्छे से। तो ध्यान रहे, फेज शुरू होने का और फेज एंड होने का मतलब आप समझ पा रहे हैं कि जो इवेंट्स हमने लिखे हैं, अगर ये इवेंट्स शुरू हुए हैं तो, और अगर कंप्लीट हुए हैं तो, शुरू हुए हैं तो, और कंप्लीट हुए हैं तो लेट। समझ रहे हैं बात या नहीं? यस और नो? बिल्कुल। आप बताओ कि अगर क्रोमेटिन कंडेंसेशन अभी शुरू हुआ है तो क्रोमोसोम अभी लंबे और पतले ही होंगे। क्रोमेटिन कंडेंसेशन अभी जस्ट, तो इसका मतलब क्रोमेटिन जो है बच्चे कंडेंस हुए हैं, तो इसका मतलब अभी तो लंबे और पतले ही होंगे ना। छोटे और मोटे तब होंगे जब कंडेंसेशन क्या हो जाएगा। यस और नो? ऐसी कंडीशन है। इसके चारों तरफ बोलो न्यूक्लियर एनवलप प्रेजेंट है, लेकिन न्यूक्लियर एनवलप क्या होने लगा है? डिसॉल्व होने लगा है। डिसॉल्व हुआ नहीं है अभी पूरी तरह से। सही है बात या नहीं? वहीं आप बताइए, ER डिसॉल्व होना शुरू हुई है, डिसॉल्व हुई नहीं है। ऐसे आप बताइए, गोल्जी बॉडी भी डिसॉल्व होना शुरू हुए हैं, हुए नहीं है। सही है बात या नहीं? और आप बताइए कि जो डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल थे ना, ये इनके चारों तरफ अरेंज होने लगे हैं, बोलो माइक्रोट्यूब्यूल्स, ताकि इनसे क्या बन पाए? स्पिंडल फाइबर्स बन पाए। सही है बात या नहीं? हाँ या ना? ये किसका डायग्राम है? प्रोफेज का। किसका? अब आप बताओ कि जब स्लेट की तरफ चलेंगे अपने, तो हम बताएंगे कि जो क्रोमोसोम्स हैं कौन, वो कंडेंस हो गए हैं। तो बोलो छोटे और मोटे हैं। सही है। न्यूक्लियर एनवलप गायब हो गया है। न्यूक्लियर एनवलप सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल पर पहुंच गए हैं। इनके चारों तरफ क्या अरेंज थे? माइक्रोट्यूब्यूल्स। एनसीईआरटी लिखती है रेडिएट आउट्स। तो रेडिएट आउट का मतलब हो गया कि इसकी रेडियस पर चारों तरफ ऐसे बाहर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स निकल रहे हैं, है ना। और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां से एक्सटेंड होते जाएंगे
और माइक्रोट्यूब्यूल्स के एक्सटेंड होने की वजह से ये जो स्ट्रक्चर बन रही है यहां पर, इनको हम किस नाम से जानेंगे? स्पिंडल फाइबर्स के नाम से, कि स्पिंडल फाइबर्स का अरेंजमेंट हो गया है। स्पिंडल फाइबर कैसे बनते हैं इसको समझना आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो पेन और दे दो मेरे को। एक एक करके दे रही है, 3 4 पकड़ा दे एक साथ ही। आप बताइए कि ऐसे ना माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं सेल के अंदर, ये प्रेजेंट है। G2 फेज में ट्यूबुलिन प्रोटीन बनती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का फॉर्मेशन करती है सेल के साइटोप्लाज्म में पड़े। आप बताइए कि जब स्पिंडल फॉर्मेशन होना होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स आपस में जुड़ते हैं तो कितने माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ गए देखो आप। स्पिंडल फाइबर की लेंथ ये है। अब आप सोचो कि अगर ऐसे ही 2 माइक्रोट्यूब्यूल और जुड़ के इसके साथ जुड़ जाएं तो ट्यूबुलिन प्रोटीन की लेंथ, इसके स्पिंडल फाइबर की लेंथ, तो लेंथ बढ़ती जा रही है। कैसे बढ़ती जा रही है? बोलो, माइक्रोट्यूब्यूल जुड़ते जा रहे हैं। इसलिए हमेशा स्पिंडल फाइबर डॉटेड फॉर्म में बनाए जाते हैं, क्योंकि एक डॉट एक माइक्रोट्यूब्यूल को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? बोलो, इनका अरेंजमेंट तो होता है, ये अपने आप को लंबा करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स माइक्रोट्यूब्यूल के जुड़ने से लंबे होते हैं, कि एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, माइक्रोट्यूब्यूल कंटिन्यू जुड़ते जा रहे हैं और स्पिंडल फाइबर लंबा हो जाता है। लेकिन जब स्पिंडल फाइबर्स को छोटा होना होता है तो उस टाइम पे ये माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां से निकलना शुरू हो जाते हैं। अब यहाँ 3 थे तो कितने रह गए? 4 थे तो कितने रह गए? अब 3 थे तो कितने रह गए? तो बताइए, माइक्रोट्यूब्यूल हटने लगते हैं और स्पिंडल फाइबर क्या होते हैं? तो स्पिंडल फाइबर जब भी लंबे करोगे तो कहोगे कि माइक्रोट्यूब्यूल्स का एडिशन हो गया, और स्पिंडल फाइबर जब भी छोटे करोगे तो आप कहोगे माइक्रोट्यूब्यूल्स हट गए। प्लीज आप ये बात दिमाग में मत रखिएगा कि स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फैल जाते हैं मतलब लंबे हो जाते हैं तो एक्सटेंड हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट हो गए तो छोटे हो गए। क्योंकि ट्यूबुलिन प्रोटीन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन नहीं होती, ये दिमाग में डाल लो अपने आप। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? तो स्पिंडल फाइबर्स की लेंथ कैसे बढ़ती है? हाँ, स्पिंडल फाइबर्स कैसे बनते हैं? अब आप सोचो, अगर मैं आपको कहूं कि आप एक इंसान, आपको मैं कहूं कि भाई आपको इस कमरे से उस कमरे तक एक पाइप लेकर जानी है, और बहुत सारे पाइप्स के टुकड़े लाके मैं आपके आसपास गिरा दूं, तो आप क्या करोगे? टुकड़ों को जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, जोड़ते जाएंगे, तो एक लंबा क्या बन जाएगा। सही है बात या नहीं? लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके आसपास क्या पड़े हों, छोटे छोटे पाइप्स के। इसलिए आप देखो, सेंट्रियोल्स के चारों तरफ माइक्रोट्यूब्यूल्स अरेंज्ड हैं, बहुत सारे। हाँ या ना? ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स यहां अरेंज होते हैं सेंट्रियोल्स के चारों तरफ, इनको एस्टर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एनसीईआरटी की टर्म है, याद करना कंपलसरी है, दिमाग में रहे ये बात। इनको क्या कहा जाता है? तो आप बताइए, सेल डिवीजन एक तो एनिमल सेल में होता है, और सेल डिवीजन प्लांट सेल में भी होता है। हाँ या ना? प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस बताइए। एनिमल सेल का सेल डिवीजन एस्ट्रल होता है। कैसा होता है? और एनिमल सेल का अगर एस्ट्रल है तो प्लांट सेल का एनेस्ट्रल होगा। एनेस्ट्रल होने का मतलब है कि यहाँ एस्टर्स नहीं बनते, क्योंकि प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल ही नहीं होते। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? हाँ या ना? और ये शब्द याद होना कंपलसरी है, क्योंकि ये शब्द किसका है? और आप बताइए, दोनों पोल्स पर बनते हैं एस्टर्स, दोनों पोल्स पर बनते हैं एस्टर्स। इसलिए इस डिवीजन को, एस्ट्रल टाइप के डिवीजन को एम्फी एस्ट्रल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और एम्फी का मतलब बोथ होता है बच्चे। तो दोनों पोल्स पर एस्टर बनना मतलब एम्फी एस्ट्रल या एस्ट्रल। तो अगर शब्द आता है एम्फी एस्ट्रल या एस्ट्रल सेल डिवीजन तो एनिमल सेल, और अगर शब्द आता है एनेस्ट्रल सेल डिवीजन तो प्लांट सेल। रहेगा याद? हाँ या ना? अच्छे से। दूसरी बात आपको समझनी है कि प्रोफेज के टाइम पे, सबसे पहले तो ये समझो कि जब मैं आपको क्रोमोसोम पढ़ा रहा था, भाई साहब ये पेडिक्योर मैनिक्योर घर पे कर लेना, पढ़ाई पे ध्यान दो अभी। बढ़िया नहीं पढ़ा रहा मैं? है? नहीं नहीं, बढ़िया पढ़ा रहा होता तो तू तेरे नाक को थोड़ी साफ कर रहा होता है। चलो,
फोकस करो ना पढ़ाई पे, मैं भी पूरा फोकस करके चल रहा हूँ ना आपके साथ। मैं अगर आलस दिखाने लग गया तो आपको एक साइकिल, एक लेक्चर में तो आपका माइटोसिस कंप्लीट, दूसरे लेक्चर में मियोसिस कंप्लीट, मैं कहूंगा हो गया, आप भी कहोगे हाँ जी सर। सही है बात या नहीं? लेकिन फिर अगली बात दोबारा आओगे आप नीट का एग्जाम देके, तो मैं पूछूंगा हो गया, आप कहोगे नो सर। तो अगर आप चाहते हो कि दोनों तरफ हो गया हाँ जी सर और उधर भी क्या रहे कि हो गया हाँ जी सर, तो उसके लिए जरूरी है कि हम दोनों की एनर्जी क्या करें, हाँ मैच करें बच्चे। नहीं समझ रहे आप मेरी बात? बिल्कुल। इसलिए मैं प्योर एनसीईआरटी बेस्ड चलता हूँ हमेशा। बच्चा मेरे को हमेशा कहता है आप पढ़ाते बहुत है, मैं ज्यादा नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं जितना पढ़ाता हूँ ना उतना एग्जाम में आता है। समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं? क्योंकि मुझे कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, उस पर फोकस रहता हूं मैं। ठीक है बात या नहीं? हाँ इसलिए बोल रहा हूँ। हाँ बेटा, और सुना क्या हाल है? ये सेल साइकिल का डायग्राम है और इसमें मैंने लिखा था, देख यहाँ पर। सो गया था ना तुम? हरकतें तो यही बता रही हैं। कह रहा नहीं सर। चलो आगे बढ़े भाई। हाँ भाई। तो एफी एस्टर, एम्फी मतलब दोनों पोल पे एस्टर बन रहे हैं, तो मैंने कहा एस्टर लिखें तो भी यही समझना है, एम्फी एस्टर लिखें तो फिर तो क्लियर ही हो गया बाय डिफॉल्ट कि दोनों पोल पे बन रहे हैं। दूसरी बात, मैंने जब आपको क्रोमोसोम पढ़ाए थे, अच्छा जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं क्या वो भी पढ़ रहे हैं, सो गए? रिप्लाई नहीं आ रहा कोई उनका? क्या मेरी बातें उनको समझ में आ रही हैं? जल्दी से रिप्लाई करेंगे। यस यस यस, इसका मतलब पढ़ रहे हैं सभी। वेरी गुड। सुनिए बातें। जब क्रोमोसोम पढ़ाया था तो मैंने कहा क्रोमोसोम बनाया क्यों जाता है, ताकि जो दो डीएनए डबल हुए हैं ना एस फेज के अंदर, वो इंटरवाइंड है, तो उनको क्या कर सके हम, तो बोथ द डीएनए आर इंटरवाइंड टू ईच, तो उनको सुलझाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको कंडेंस करते हैं। और जब कंडेंस करते हैं तो कंडीशन ये बनती है, याद करो क्रोमोसोम पढ़ाते टाइम बताया था ये क्रोमोसोम प्रोफेज का क्रोमोसोम है, और प्रोफेज के क्रोमोसोम में हमने कहा कि दो डीएनए दिखते हैं। तो बताओ कितने डीएनए दिख रहे हैं? लेकिन अभी दोनों एक दूसरे पर इंटरवाइंड है, पूरी तरह से अलग। लेकिन आपको अगर प्रोफेज का डायग्राम याद हो, प्रोफेज का अगर, तो मैंने कहा था कि भाई कुछ पॉइंट्स पर डीएनए जो होते हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं, दबे हुए होते हैं। इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन या सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं। सही है बात या नहीं? तो बोलो प्रोफेज के क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर दिख जाता है, ये पता चल जाता है कि एक क्रोमोसोम में कितने डीएनए हैं, लेकिन अभी वो पूरी तरह से अलग। तो आप बताओ कि यहां क्रोमोसोम कितने? चार टोटल दिख रहे हैं ना? लेकिन वैसे बात करें तो बोलो एक क्रोमोसोम और डीएनए कितने? दो। सही है बात या नहीं? तो इसका मतलब एक क्रोमोसोम के डीएनए का नाम है क्रोमेटिड, और दूसरे डीएनए का नाम भी क्या है? क्रोमेटिड। यस और नो? तो ये एक क्रोमेटिड एक डीएनए, और ये दूसरा क्रोमेटिड एक। क्लियर है बात या नहीं? अब बताओ टोटल क्रोमोसोम कितने, और हर एक क्रोमोसोम की कॉपी कितनी? तो 2n = 4। हर एक क्रोमोसोम में डीएनए कितने हैं? तो डीएनए की अमाउंट हो जाएगी कितनी? क्योंकि एक जैसे दो क्रोमोसोम है ना, लंबे दो छोटे, दो छोटे में चार डीएनए हो जाएंगे और दो छोटों में भी चार डीएनए हो जाएंगे, तो डीएनए की अमाउंट वही 4c। इसका मतलब जो अमाउंट ऑफ डीएनए और क्रोमोसोम नंबर G2 फेज में था, सेम एज किसमें है? प्रो फेज में। एनसीईआरटी खोलो, प्रो फेज से पढ़ना शुरू करो। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो भी प्रोफेज को पढ़ना शुरू करेंगे मेरे साथ, अगर समझ में आएगा तो थैंक यू बोलेंगे। Prophase, which is the first stage of the karyokinesis of the mitosis, or follows S and G2 phases of the, in S and the G2 phase, the new DNA molecule form are not but intertwined। एक दूसरे, भाई एनसीईआरटी पढ़ ले, मेरी शक्ल पे थोड़ी लिखी है। आर इंटरवाइंड। यस और नो?
फिर क्या कह रहा है, प्रोफेज इज मार्क बाय द इनिशिएशन ऑफ द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। क्रोमोसोम कंडेंस होकर छोटे और मोटे क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करेगा। फिर कह रहा है द क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम, अब ये सुलझेगा। सुलझेगा तो बोलो एक क्रोमोसोम में दोनों डीएनए दिखने लग जाएंगे। अनटेंगल का मतलब होता है सुलझना, टेंगल मतलब होता है उलझना। तो उलझे हुए डीएनए जो कि इंटरवाइंड थे अब वो सुलझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। फिर कह रहा है कि द सेंट्रोसोम विच हैड अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग द एस फेज ऑफ द इंटरफेज नाउ बिगिंस टू मूव opposite poles of the completion of the prophase can thus mark by the following। सबसे पहला इवेंट क्या लिख रहा है ब्लैक डॉट में, chromosomal material condense to form the compact mitotic and chromosomes are now be seen composed of two chromatids attached together at the centro। ये तो दिखने लग जाता है प्रोफेज में। अगला लाइन पढ़ो, centrosome which has undergone during the duplication of interphase begin to the move toward the opposite poles and each centrosome replicate sorry radiate out the microtubule called, जो बाहर की तरफ सेंट्रियोल्स के बाहर की तरफ माइक्रोट्यूब्यूल निकले रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एस्टर्स। द टू एस्टर्स, इधर और इधर दोनों तरफ क्या है, एस्टर्स, और बीच में कौन है, तो बोलो टू एस्टर्स और माइटोटिक स्पिंडल्स आर नॉन एज द स्पिंडल एपरेटस। पूरा का पूरा समझ रहे हैं मेरी बात या नहीं, दोनों तरफ के एस्टर्स और स्पिंडल फाइबर्स सबको मिलाकर क्या बोलते हैं, माइटोटिक एपरेटस। क्या बोलेंगे, तो लास्ट की लाइनें पढ़िए, द टू एस्टर्स टुगेदर विद द स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म माइटोटिक एपरेटस। समझ रहे हैं बात या नहीं। अगले पेज पे आ जाओ, 165 पे ऊपर ऊपर क्या कह रहा है लास्ट में, कि cells at the end of prophase when viewed under microscope do not show the Golgi complex, endoplasmic reticulum, nucleolus and the nuclear। कंप्लीट है प्रोफेज, कोई डाउट यहां तक किसी को भी, तो चलो फिर कल आएंगे तो मेटाफेज एनाफेज और टीलोफेज पढ़ाएंगे, साइटोप्लाज्म में ही। कल आऊंगा ना तो मैं यहीं से शुरू करना, मेरे को बताना, मैं यहीं से शुरू करूंगा इस बात को। बच्चा कहता है कि अगर सेल ऑर्गेनेल को डिसॉल्व ही करना था तो इंटरफेज में डबल क्यों किया। समझ रहे मेरी बात या नहीं, तो कल अपने यहीं से शुरू करेंगे इसको।